डीपीएस विजन पर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं अनुपम कुमार सिंह फिर एक नए वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। दोस्तों, ये हमने टॉपिक लिया है आधुनिक भारत के इतिहास से व्यक्तिगत सत्याग्रह, इंडिविजुअल सत्याग्रह। तो दोस्तों, इसमें हमने डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं सेशन में दोस्तों। और पहले सत्याग्रही विनोबा भावे थे, वहीं दूसरे सत्याग्रही नेहरू को बनाया गया था। तो तीसरे सत्याग्रही कौन थे? तो और सबसे पहले हम जानेंगे कि व्यक्तिगत सत्याग्रह होता क्या है। तो मुख्य सबसे पहले यही जानेंगे कि व्यक्तिगत सत्याग्रह होता है क्या है और कैसे इसको किया जाता था। तो इसका डिस्कस में हम दोस्तों करेंगे डिटेल में। और गाइस, अगर अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हो, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। दोस्तों, शुरू करते हैं आज का सेशन बिना देरी किए हुए। व्यक्तिगत सत्याग्रह, तो इंडिविजुअल सत्याग्रह। तो दोस्तों, व्यक्तिगत सत्याग्रह होता क्या है ये जान लेते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं कि इसकी व्यक्तिगत सत्याग्रह चलाया क्यों गया था, और इसकी पृष्ठभूमि थोड़ा सा हम पीछे हमको देखना पड़ेगा। दोस्तों, क्या होता है, द्वितीय विश्व युद्ध जो होता है वो प्रारंभ हो जाता है कब से कब? 1 सितंबर 1939 को द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हो जाती है। तो ये किसके द्वारा किया जाता है? तो दोस्तों, जर्मनी के पोलैंड पर आक्रमण के साथ ही द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हो जाती है। ये जर्मनी था, इसने किस पे आक्रमण कर दिया था? पोलैंड पे। तो इसी के साथ में द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हो जाती है। तो वो शुरुआत जो डेट है वो 1 सितंबर 1939 को रखी गई है। दोस्तों, भारत को विश्व युद्ध में शामिल करना, तो उस समय जो गवर्नर जनरल जो थे लॉर्ड लिनथंगो थे, उन्होंने 17 अक्टूबर 1939 को दोस्तों भारत को विश्व युद्ध में बिना भारतीयों की सहमति से शामिल कर दिया। दोस्तों, इन्होंने एक अनाउंसमेंट किया कि भारत जो है द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन की तरफ से शामिल हो गया। यानी जो भारत अब युद्ध करेगा किसकी तरफ से करेगा? ब्रिटेन की तरफ। तो ब्रिटेन की तरफ से ये युद्ध करेगा। तो दोस्तों, इसको लेकर क्या होता है, ये कांग्रेस के जो विधानमंडल से इस्तीफा दे दिया जाता है। अब कांग्रेस का जो विधानमंडल से इस्तीफा 22 अक्टूबर 1939 को, दोस्तों जैसे ही ये 17 अक्टूबर 1939 को ये घटना घटित होती है, शामिल किया जाता है, उसी के 4-5 दिन में दोस्तों 22 अक्टूबर को क्या है, कांग्रेस की जो 8 प्रांतों में सरकार थी, जो 1937 में दोस्तों चुनाव हुए थे, 1937 में चुनाव हुए थे, जिसमें 8 प्रांतों में कांग्रेस की सरकार बनी थी दोस्तों, प्रांतों में। तो दोस्तों, उसने 8 प्रांतों से विधानमंडल से त्यागपत्र दे देती है। कौन? कांग्रेस दोस्तों। तो अब दोस्तों क्या होता है, जब कांग्रेस से विधानमंडल इस्तीफा दे देती है, तो जो कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता थे, तो उनके कुछ नेताओं का कहना था कि अब ऐसे समय में हमको एक बड़े आंदोलन की ज़रूरत है, क्योंकि जो ब्रिटेन है वो कहीं ना कहीं युद्ध में उलझा हुआ है, और ये एक सही मौका है कि हम कोई बड़े एक आंदोलन की शुरुआत करके और अंग्रेज़ों को भारत से भगा सकते हैं। ये कांग्रेस के कुछ नेताओं का कहना था। तो जिसमें आप देख सकते हैं सुभाष चंद्र बोस और जितने भी क्रांतिकारी युवा वर्ग थे, इन सभी का मानना यही था कि ये समय जो है ये उपयुक्त समय है। इस समय अगर हम कोई बड़ा आंदोलन करेंगे तो कहीं ना कहीं अंग्रेज़ों को भारत छोड़ना पड़ेगा। तो वहीं दूसरी तरफ दोस्तों, कुछ कांग्रेसी जो नेता थे वो ये समय कोई बड़ा आंदोलन करने के पक्ष में नहीं थे। वो कहते थे कि अगर ऐसा करते हैं तो क्या होगा, ये हमें विश्व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम उनके लिए शर्म की बात होगी। लोग हो सकता है कि लोग कहें कि ये गलत समय पर आंदोलन किया गया। उसकी दूसरी दोस्तों एक वजह ये भी थी कि जो नाजीवादी और फांसीबाजी की तरफ से जो युद्ध हो रहा था दोस्तों, तो ये गांधी जी और गांधीवादी नेता जो भी थे, इस चीज़ को जो नाजीवादी और जो फांसीवादी को पसंद नहीं करते थे। ये चीज़ पसंद नहीं करते थे दोस्तों। तो अगर वो चाहते थे कि अगर बाई चांस ब्रिटेन इस युद्ध में हार जाता है, तो ये नाजीवादी और फांसीबाजी को जो सरकारें हैं इनको बढ़ावा मिलेगा। तो इस वजह से तो गांधी ने कोई बड़े आंदोलन की शुरुआत करना उचित समय नहीं समझा। वहीं देखते हैं कि जवाहरलाल नेहरू ने इतिहास में कहा था कि ऐसे समय में जब सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ करना, जबकि ब्रिटेन जीवन और मौत के बीच से संघर्ष कर रहा है, भारत के सम्मान के विरुद्ध कार्य होगा। तो ये क्योंकि इस पक्ष में जवाहरलाल नेहरू भी नहीं थे, गांधी भी नहीं थे, और जो गांधीवादी जितने भी नेता थे वो इसके पक्ष में नहीं थे। वहीं अगर कोई क्रांतिकारी जितने अभी कांग्रेसी नेता थे वो सभी लोग इसके पक्ष में थे कि हाँ कोई बड़ा आंदोलन किया जाए।
पर ये गांधी जी इस पे सहमत नहीं हुए। तो गांधी जी के द्वारा दोस्तों, क्योंकि कांग्रेस से विधानमंडल से भी इस्तीफा दे चुकी थी, अब क्योंकि उसका धीरे धीरे क्या भरोसा उठता जा रहा था जनता से, तो उसे कहीं न कहीं कोई एक आंदोलन तो चलाना ही था। तो दोस्तों गांधी जी के द्वारा एक व्यक्तिगत सत्याग्रह करने का फैसला लिए थे कि अब व्यक्तिगत सत्याग्रह किया जाएगा। तो महात्मा गांधी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह चलाया। तो अगर प्रश्न आ जाता है कि व्यक्तिगत सत्याग्रह किसने चलाया, तो महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया था। तो सत्याग्रह कब शुरू होता है, तो ये दोस्तों इसकी डेट देखते हैं 17 अक्टूबर 1940 को ये व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत हो जाती है। कहाँ से होती है प्रश्न आ जाता है, पवनार से होती है दोस्तों, पवनार आश्रम से। पवनार आश्रम दोस्तों कहाँ, ये महाराष्ट्र में है, ये महाराष्ट्र में है। तो पहले सत्याग्रही किसको बनाया गया, पहले सत्याग्रही दोस्तों विनोबा भावे को बनाया गया था। विनोबा भावे पहले सत्याग्रही बने। तो दोस्तों अब इसका अर्थ समझ लेते हैं, पहले सत्याग्रही बन गए इसका क्या मतलब है। दोस्तों हुआ ये कि व्यक्ति के सत्याग्रह में ये होता था कि किसी व्यक्ति को सत्याग्रही चुना जाता था, और जैसे मान लो जितने भी कांग्रेसी नेता थे या अदर किसी को भी, तो उनमें से किसी एक को सत्याग्रही चुन लिया जाता था कि वो सत्याग्रह करेगा। अब सत्याग्रह ऐसा व्यक्ति क्या करता था, तो जो व्यक्ति के सत्याग्रह आखिर दोस्तों क्या बोलने की आज़ादी को लेकर किया गया था। ये कोई स्वदेशी वैसा नहीं था कि हमको भारत आज़ाद कराना, इसको लेकर व्यक्ति का सत्याग्रह किया गया था। ये बोलने की आज़ादी को लेकर, बोलने की आज़ादी को लेकर ये आंदोलन खड़ा किया गया था कि भारतीयों को बोलने का अधिकार ही नहीं है। क्योंकि जैसे कि जो द्वितीय विश्व युद्ध में भारत को शामिल कर देता है, भारतीयों से कुछ पूछा भी नहीं जाता है और ना उनको बोलने का कोई वो मौका दिया जाता है। तो ऐसे में उनको लगा कि भारत को बोलने का कोई अधिकार ही नहीं है। तो ये जो आंदोलन शुरू किया गया था, जो बोलने की आज़ादी को लेकर किया गया था। तो सत्याग्रही क्या करते थे, जिसको सत्याग्रही चुन लिया जाता था, तो ऐसा व्यक्ति गाँव-गाँव जाकर लोगों को ब्रिटिश सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाता था, भाषण देता था, और एक जगह से दूसरे गांव में जाकर लोगों को इकट्ठा करता था, और फिर वो वहाँ पे भाषण देता था ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध, और फिर वो उसके जगह से तीसरी जगह जाया करता था। तो इस तरह तक वो भाषण दिया करता था, जगह जगह घूम घूम के भाषण कर दिया था, जब तक कि पुलिस द्वारा उसको अरेस्ट न कर लिया जाता हो। पुलिस द्वारा जब उसको अरेस्ट कर लिया जाता था, तो उसके बाद किसी दूसरे को सत्याग्रही बनाया जाता था। तो इसका मतलब ये था कि एक व्यक्ति ही सरकार का विरोध करता था और सभी लोग सुनते थे उसकी बातों को। तो इसलिए इसको कहा गया व्यक्तिगत सत्याग्रह, यानी एक व्यक्ति ही विरोध करता था किसका, भारत सरकार का, ब्रिटिश। तो उसमें क्या करता था दोस्तों, अदर लोग क्या थे उसके भाषण को सुनते थे। तो ये हो गया था व्यक्तिगत सत्याग्रह। तो वो व्यक्ति जगह जगह गांव-गांव, कस्बों शहर शहर में जाकर भाषणबाजी करता था, मंच पे खड़ा होकर, और सभी लोग उसको सुनते थे। तो इस तरह से जब तक पुलिस उसको अरेस्ट कर लेती थी और उसको जेल में डाल देती, तो फिर उसके बाद दूसरे सत्याग्रही को बनाया जाता था। तो इस तरह से विनोबा भावे को कुछ समय बाद गिरफ्तार कर लिया जाता है। और उसके बाद दोस्तों क्या होता है ये, तो इस तरह से दोस्तों क्या होता है, ये जो आंदोलन था 17 दिसंबर 1940 को स्थगित कर दिया जाता है, स्थगित हो जाता है दोस्तों 17 दिसंबर। 17 अक्टूबर से स्टार्ट होता है, वही 17 दिसंबर 1940 को ये स्थगित हो जाता है। तो इसको दोस्तों फेस 1 कहा गया। इसको अगर हम माने व्यक्ति के सत्याग्रह का फेस 1, इसको फेस 1 के नाम से जाना गया। वहीं फेस 2 में दोस्तों क्या होता है, फेस 2 दोस्तों इसका शुरुआत जो होती है वो 5 जनवरी 1941 को किसे दूसरा सत्याग्रही बनाया जाता है, जवाहरलाल नेहरू को बनाया जाता है दूसरे सत्याग्रही। 5 जनवरी 1941 को दोस्तों दूसरा से फेस शुरू हो जाता है, और इसको सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू को बनाया जाता है। इस बार दोस्तों क्या हुआ कि 20,000 से ज़्यादा सत्याग्रही को गिरफ्तार किया गया। तो इस तरह जो संख्या जो हो गई दूसरी बार में दोस्तों 20-25 हज़ार के करीब करीब सत्याग्रही को जेल में डाल दिया गया। तो दोस्तों इस बार क्या हुआ, थोड़ा सा अंतर हो गया था। तो पहले जो सत्याग्रही होते थे गांव में जाके थे, भाषण देते थे और फिर वहाँ से चले जाते थे। तो इस बार क्या करते थे कि वो सत्याग्रही भाषण देने के बाद कुछ लोगों को अपने साथ लेकर चलने लगते थे, और फिर वो लोग भी उसके साथ साथ में जाके दूसरे गाँव में जाते थे और भाषण देते थे, और वहाँ से भी कुछ लोग उन्हीं लोगों के साथ में चल देते थे। तो इस तरह से इन्होंने क्या है, दिल्ली की तरफ रुख करना शुरू कर दिया था। ये क्या है, ये भाषण देते थे और दिल्ली की तरफ इनका आंदोलन जो था चालू हो गया था। ये काफिला किसकी तरफ बढ़ने लगा था, दिल्ली की तरफ।
तो दिल्ली की तरफ जब दोस्तों बढ़ने लगा था, तो इसीलिए इसको दिल्ली चलो इसमें नारा दिया गया। भाई जो लोग कहते थे अब दिल्ली चलो, दिल्ली चल के कुछ खास करेंगे, तो अब ये क्या है, गांव में भाषण देते थे और फिर अगली रात बढ़ जाते थे और वहाँ से कुछ साथी इनके साथ में हो लेते थे और का नारा देते थे दिल्ली चलो। तो इसी दोस्तों व्यक्तिगत आंदोलन का दूसरा नाम दोस्तों दिल्ली चलो के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो दिल्ली चलो का नारा दोस्तों किस आंदोलन में दिया गया था, व्यक्तिगत सत्याग्रह के उसमें। बाद में दोस्तों देखते हैं कि सर्वोदय शब्द का अर्थ क्या होता है। ये शब्द का प्रथम बार प्रयोग किसने किया था, महात्मा गांधी के द्वारा। वहीं सर्वोदय समाज की स्थापना दोस्तों विनोबा भावे ने की थी और दिल्ली चलो अभियान दोस्तों की उपमा व्यक्तिगत सत्याग्रह को दी जाती है। दोस्तों पीरपुर रिपोर्ट ये कहा जाता है प्रश्न, इसमें देखो पीरपुर रिपोर्ट क्या थी, तो दोस्तों इसमें देख लेते हैं कि 1937 के चुनाव में दोस्तों का जो मुस्लिम लीग थी उसको वांछित लाभ नहीं मिला, वांछित सीटें नहीं मिली। तो इसका कारणों का पता करने के लिए कि क्या कारण रहे कि दोस्तों जो कांग्रेस को मुस्लिम लीग को ज़्यादा सीटें नहीं मिली, तो इसके लिए क्या किया, मुस्लिम लीग ने राजा मोहम्मद मेहंदी के नेतृत्व में एक समिति गठित की और समिति की प्रस्तुत रिपोर्ट को ही, जो समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट को ही पीरपुर रिपोर्ट कहा गया है। तो अब समझ गए होंगे दोस्तों पीरपुर रिपोर्ट क्या है। जो राजा मोहम्मद मेहंदी के द्वारा समिति गठित की गई थी इनके नेतृत्व में, और उसी समिति ने जो रिपोर्ट प्रस्तुत की उसी को पीरपुर रिपोर्ट कहा गया। दोस्तों इस पीरपुर रिपोर्ट में क्या कहा गया, इसमें दोस्तों क्या है कि इसमें कांग्रेसियों को अत्याचारी बताया गया था, इसमें वंदे मातरम को इस्लाम के विरुद्ध बताया गया था, वहीं संसदीय प्रणाली अनुपयुक्त बताई गई थी भारत के लिए। ये इसमें तमाम बातें मेंशन की गई थी पीरपुर रिपोर्ट में। इसके बाद दोस्तों बिहार से भी एक ऐसी रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है मुस्लिमों के द्वारा, तो वो शरीफ रिपोर्ट थी जो कि प्रकाशित होती है। वहीं फजलुल हक ने भी एक रिपोर्ट प्रकाशित की थी दोस्तों, जो इसका जो नाम था मुस्लिम सफरिंग्स अंडर कांग्रेस रूल, यानी कांग्रेस के शासन में दोस्तों मुस्लिम सफरिंग्स माने सफ़र करना यानी पीड़ित लोग। तो इस तरह से क्या फजलुल हक ने भी एक रिपोर्ट अपनी प्रकाशित की थी और जिसमें कांग्रेस को दोषी ठहराया गया था। और वहीं दोस्तों बिहार में भी ऐसी एक शरीफ रिपोर्ट प्रकाशित होती है जिसमें कि कांग्रेस को दोस्तों अत्याचारी बताया गया है। तो ये थी दोस्तों शरीफ रिपोर्ट, सफरिंग्स रिपोर्ट और पीरपुर रिपोर्ट। तो व्यक्तिगत सत्याग्रह दोस्तों अगर समझ में आया हो तो हमें कमेंट और लाइक करें ज़रूर, और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि अगर कोई आपको डाउट अभी भी क्लियर नहीं है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। दोस्तों आधुनिक भारत के इतिहास पे दोस्तों हमारे कई वीडियो हमने बनाए हुए हैं, जिसकी लिंक हम कमेंट बॉक्स में दोस्तों प्रोवाइड करा देंगे। और आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, और चैनल अगर आपको अच्छा लग रहा है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद दोस्तों।